नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। आगरा में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। दरअसल निजी अस्पताल ने एक बच्चे का सौदा कर दिया। रिक्शा चालक को 30,000 रुपए का बिल थमाया था। बिल न चुका पाने पर बच्चा बेचने को मजबूर हुए। अस्पताल ने 1 लाख रुपए में बच्चे को खरीदा। प्रसव के बाद रिक्शा चालक के पास रुपए नहीं थे। मोती महल के शंभू नगर का मामला, मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये वाकया आगरा के इलाके से सामने आया है। अब चिकित्सा महकमे की भी इस पर नजर है, लेकिन जेपी हॉस्पिटल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह के ये अस्पताल न केवल बच्चों का सौदा कर रहे हैं बल्कि गरीबों को मजबूर भी कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी? बिल न चुका पाने से बच्चा बेचने के लिए मजबूर हुआ रिक्शा चालक और रिक्शा चालक का बच्चा अस्पताल ने खरीद दिया। 1 लाख रुपए में यह बच्चा खरीदा गया। बच्चे का सौदा कर दिया। निजी अस्पताल की यह करतूत है। 70,000 दिए थे। 70,000। हाँ, ऐसा मैंने तो ना ही करे थे बिन्ने। सो मैं आदमी ने कहते तो रहने तुम खर्चो मुझे बताए दो तो कितना खर्चो अस्पताल के में मैं 12 बजे तक मैं पेमेंट कर दूंगी। मजबूरी के फायदा उठाया था बिन्ने। जेपी हॉस्पिटल है जो जहाँ पर कुछ सूचना मिली थी कि बच्चे को उन्होंने नहीं दिया था सर्जरी के उपरांत। सर्जरी से बच्चा पैदा हुआ, वो बिल पेमेंट करने में अभी जो सुनने में आ रहा है, तो उसी के लिए हमने टीम भेजा था। तो टीम में वहाँ कोई ना डॉक्टर मिला ना कोई मरीज मिला, तो स्वयं संज्ञान लेके उसे अभी फ़िलहाल सील कर दिया गया और 2 दिन में उनको बुलाया गया है नोटिस देकर कि आगे अपने सारे साक्ष्य प्रस्तुत करें कि क्या किया। अगर कोई इस तरह की चीज़ निकल के आती है तो उनमें ज़रूर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या है आखिरकार पूरा मामला? अभी तक क्या कोई कार्रवाई हो पाई है जेपी अस्पताल पर? कहीं ना कहीं अभी अस्पताल को बंद कर दिया गया। जो उसके मालिक हैं वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें शिकायत पुलिस से अभी तक नहीं की गई है। पूरे मामले को लेकर एक अपने आप में गंभीर मामला है कि एक गरीब पिता अपने बच्चे को नहीं ले जा पा रहा क्योंकि वो अस्पताल के बिल नहीं चुका पा रहा था। तो उसको एक ऐसा प्रलोभन दिया गया कि 1 लाख रुपए उस बच्चे के एवज में उसको दिया जाए और बच्चा वो किसी और जिसके बच्चा नहीं है उसको दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं गंभीर पूरा मामला है। पूरे प्रकरण को लेकर सीएमओ ने संज्ञान लिया है, लेकिन अभी तक जिस प्रकार से कार्रवाई पूरी होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। हेमंत, लेकिन संजय, जो अस्पताल लोगों के इलाज के लिए बने होते हैं, उन अस्पतालों में इस तरह का धंधा मानवता को शर्मसार करने वाला है। हम तो आपको बता दो, जो पल्ली पर यमुना पर इलाका है वहाँ एक अस्पताल ऐसा नहीं है, दर्जनों ऐसे अस्पताल चल रहे हैं जिस प्रकार से वहाँ एक केस नहीं और भी पहले कई केस आए हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं होती है। इस कारण से लगातार अस्पताल चलते रहते हैं। कमी कहाँ है संजय इस पूरे मामले को लेकर? क्या चिकित्सा महकमा चुप्पी साधे हुए है, कार्रवाई नहीं करता? अधिकारी मिले हुए हैं ऐसे अस्पतालों से? कहने के पूरे मामले को लेकर सीएमओ कारण से कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई नहीं हो पाती। इस कारण से अस्पताल चलते रहते हैं, वो बंद हो जाता है, अस्पताल सील हो जाता है, लेकिन फिर दूसरे नाम से वो स्टार्ट हो जाता है। तो दर्जनों ऐसे हॉस्पिटल है यमुना पार इलाके में जिस प्रकार से ऐसे काम कर रहे हैं। वहाँ काफी ऐसी चीजें हैं, आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वहाँ मरीज पहुंचता है तो मरीज को वहां से निकलना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि इतना बड़ा बिल हो जाता है वहां। तो इस प्रकार से लगातार ये अस्पताल चल रहे हैं, इन पर ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। जेपी अस्पताल की करतूत सबके सामने, इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरदोई में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या का मामला। ईंट पत्थरों से कुचलकर यह हत्या की गई। मौके पर भारी भीड़ जमा। एक महिला और 2 पुरुषों की हत्या करने का मामला है। टडियामा थाने के कुआमंड का पूरा मामला, जिससे लेकर के जांच की जा रही है। लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक हत्याओं का सिलसिला नहीं थम रहा है। चाहे वो हरदोई के मामले हो, बाकी के आसपास के इलाके के मामले हो, या उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों के मामले हो, ट्रिपल मर्डर की वारदात सामने आई है। तो वहीं हरदोई के ट्रिपल मर्डर के मामले को लेकर के बीएसपी के सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि 3 लोगों की सोते समय हत्या अति दुखद है। ऐसी बढ़ती हुई आपराधिक घटनाएं अति चिंताजनक है।
घटना से पूरे इलाके में भय और सनसनी का माहौल है। सरकार इस ओर ध्यान दें तो बेहतर होगा, ये बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कहा है। साथ ही साथ ट्वीट करते हुए उन्होंने गुजारिश की सरकार से कि इस ओर ध्यान दें सरकार। पूरा इलाका जो है अब वो पूरी तरह से इस इलाके में सनसनी फैली हुई है, भय का माहौल है। मायावती ने अपने ट्विटर पर लिखा कि 3 लोगों की हत्या सोते समय ईंट पत्थरों से कुचलकर कर देना अति दुखद है। इस तरह की बढ़ती आपराधिक वारदातों पर सरकार अंकुश लगाए। तो वहीं लखनऊ में पशु आश्रय केंद्र बदहाली झेल रहा है। यहां पर ग्राम प्रधानों पर लाखों रुपए का कर्ज हो गया। हालांकि सरकार ने पशु आश्रय केंद्रों के लिए एडवांस में भुगतान किए जाने की बात जरूर कही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये पैसा समय पर नहीं मिल पा रहा। नतीजा इस बात को लेकर के हो रहा है कि यहाँ के ग्राम प्रधान लाखों रुपए के कर्ज में डूब गए हैं। अगर हम लखनऊ के मोहनलालगंज विकासखंड की बात करें, यहां पर भी लगभग 19 अस्थायी गोवंश पशु आश्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिनका लगभग 1 करोड़ से ऊपर का भुगतान बकाया है। ग्राम प्रधान लगातार अधिकारियों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। ये लखनऊ की तस्वीरें तो किस तरह से पशु आश्रय केंद्र बदहाली की स्थिति से गुजर रहे हैं। तो वहीं ग्राम प्रधानों का कहना है कि पशु आश्रय केंद्रों में चारे और भूसे की व्यवस्था करने में लाखों रुपए के कर्जदार हो गए। पिछले 5 महीनों से सरकारी भुगतान नहीं हुआ। इंडिया न्यूज के हमारे संवाददाता जय शुक्ला ने प्रधानों से बातचीत की, आप भी देखिए। सरकार ने गौवंश की सुरक्षा के लिए पूरे प्रदेश में पशु आश्रय केंद्र की स्थापना की है। यहाँ तक आपको बता दें कि उनके भुगतान को लेकर के भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हालत में उसके भुगतान रोके ना जाए। लेकिन आज आपको स्थिति बता दें तो सूबे की जो राजधानी है वहाँ का एक जो अगर हम खाली मोहनलालगंज ब्लॉक की बात करें, अगर विकास खंड की बात करें, तो यहाँ पर लगभग 19 ऐसे पशु आश्रय केंद्र बने हैं, जहाँ पर अगर हम बीते महीनों की बात करें तो लगभग 1 करोड़ से ऊपर बकाया हो चुका है, पैसा नहीं आया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो पशु आश्रय केंद्र हैं वो बदहाली की स्थिति भी झेल रहे हैं। कुछ ग्राम सभाओं के यहाँ पर ग्राम प्रधान हैं जो कि इस समय खंड विकास कार्यालय में आए हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की समस्या आ रही है पशु आश्रय केंद्र चलाने में? समस्या तो बहुत विकराल होती जा रही, क्योंकि लगभग 5 महीने हो रहे हैं, पेमेंट आया नहीं चारा का। उधारी काफ़ी जो लोग उधार देते हैं, भूसा चरी वगैरह, अब वो देना भी कह रहे हैं पहले हमारा भुगतान कराइए तभी हम दे पाएंगे भूसा वगैरह। काफ़ी बकाया हो गया, करीब 5-5.5 लाख के आसपास हमारे यहाँ हो गया होगा। कौन सा ग्राम सभा है आपकी? ग्राम पंचायत सिसेंडी है। और कितने उसमें पशु हैं जो है? इस समय करीब 175 पशु 200 के आसपास हैं हमारे पास। 200 के आसपास। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ग्राम प्रधानों के लिए काफ़ी कठिन परिस्थिति आ रही है। और भी लोग हैं। सर, किस ग्राम सभा के आप ग्राम प्रधान हैं? बदेसुआ। क्या नाम है? कन्हैयालाल। कन्हैया जी, बताइए कि इस समय क्या स्थिति है पशु आश्रय केंद्रों की बात करें तो कैसे उनको चारा पानी मिल रहा है? अरे सर, हमारे यहाँ तो खैर पशु आश्रय नहीं बना, लेकिन पड़ोस के दो प्रधान हमारे बहुत परेशान हैं। अब भुगतान नहीं हो रहा है 5-6 महीने से, न भूसा का न चारा का हरेरी का। अब बहुत परेशान है। उधारी के लोग मतलब घर में सोने के लिए तकलीफ में है कि उधारी लोग सब सामने खड़े रात, प्रधान जी हमारा भूसा का पैसा दो, हमारे प्रधान जी हमारा चरी का पैसा दो। क्या अधिकारी क्या कह रहे हैं? आप लोग यहाँ जब अधिकारी से बात कर रहे हैं तो? हाँ, तो अधिकारी यही बता रहे हैं कि पैसा आने वाला है, हम देंगे, भुगतान पिछले करेंगे। कितने महीनों से पैसा नहीं आया है? 5 महीनों से। 5 महीने। बिल्कुल, यहाँ स्थितियां आप देख सकते हैं कि जिस चीज को लेकर के सूबे के मुखिया काफी सख्त है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं जो पशु आश्रय केंद्र हैं उनकी सुरक्षा और व्यवस्था के लेकर इंतजाम जो है वो दुरुस्त किए जाए। लेकिन यहाँ सूबे की राजधानी का ये हाल है, जो मोहनलालगंज ब्लॉक है, खाली उसमें 1 करोड़ से ऊपर का बकाया हो चुका है। पिछले 5 महीनों से पैसा नहीं आया है। अब ऐसे में जो ग्राम प्रधान हैं उनके सामने एक भारी समस्या जरूर खड़ी हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर अधिकारी इस मामले को कब तक संज्ञान में लेते हैं और इन पशु आश्रय केंद्रों के लिए पैसा रिलीज किया जाता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए। वहीं यूपी में कोरोना काल के बीच आम आदमी की जेब कटने वाली है और इस बार आपकी जेब में सुराख किया है यूपी पावर कॉरपोरेशन ने। पावर कॉरपोरेशन ने नियामक आयोग में साल 2020-21 के लिए नए स्लैब पर बिजली दरों का प्रस्ताव दाखिल कर दिया है। इस बदलाव के बाद जहां छोटे उपभोक्ताओं पर बिल का बोझ बढ़ेगा, वहीं ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों को थोड़ी राहत मिलेगी। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि कम बिजली इस्तेमाल करें जिससे कम बिल आएगा, लेकिन नया स्लैब लागू होने के बाद इसके उल्टा होने वाला है, यानी कम बिजली इस्तेमाल करने वालों की जेब कटनी तय है। वहीं नए स्लैब में निजी शैक्षिक संस्थाओं की दरों में कमी का प्रस्ताव दिया गया, जबकि धार्मिक आयोजनों के लिए अस्थायी कनेक्शन की दर 4,750 की जगह 2,500 रुपये कर दी गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कॉरपोरेशन को 3 दिन में प्रस्तावित दरों को सार्वजनिक प्रकाशन कराने का आदेश
दिया है। तो आम आदमी की जेब कटना तय है, गांव से लेकर शहर तक करंट लगेगा, इस तरह की खबर है। ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए कि किस तरह से ये पैसा बढ़ेगा। 100 यूनिट मौजूदा टैरिफ 825 रुपए, प्रस्तावित टैरिफ सीधा हो जाएगा 840 रुपए का। 15 रुपए का नुकसान होगा छोटे उपभोक्ताओं को, और इसी तरह से 200 यूनिट, 300 यूनिट और 400 से लेकर के 1000 यूनिट तक किस तरह से बढ़ रहा है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये मौजूदा प्रस्तावित यूनिट जो है उसको भी आप समझिए कैसे 150 यूनिट तक का जो मामला है वो 5 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से अभी मौजूदा समय में 100 यूनिट तक जो है 5 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट तक प्रस्तावित है, लेकिन उससे ऊपर का जो है वो स्लैब बदला हुआ है। ये 5 रुपए 80 पैसे तक हो जाता है प्रति यूनिट। तो शहरी घरेलू दरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस तरह से बदलाव किया जा रहा है, और इससे आम आदमी की परेशानी बढ़ना तय है। उधर गाजीपुर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि दिलदार नगर थाने का एसआई संदीप कुमार लाइन हाजिर किया गया है। एसआई समेत 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं। फल विक्रेता उसके परिवार से मारपीट का आरोप था। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, सवाल उठाया था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर यह आरोप लगे थे गाजीपुर में कि उसने फल विक्रेता का पैर तोड़ दिया, कई लोगों के साथ मारपीट की। इसी मामले में अब कार्रवाई हुई है। दिलदार नगर थाने का एसआई संदीप कुमार लाइन हाजिर किया गया है। एसआई के साथ 4 पुलिसकर्मी एसआई समेत लाइन हाजिर किए गए हैं। फल विक्रेता उसके परिवार से मारपीट के आरोप पुलिस पर लगे थे, इसी को लेकर कार्रवाई की गई। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए उस फल विक्रेता को जो अभी भी अस्पताल में भर्ती है। गाजीपुर के इलाके में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस खबर को प्रमुखता से इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने आपको दिखाया था। कई सवाल भी पूछे थे कि आखिरकार आम आदमी की सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस अगर आम आदमी पर ही अत्याचार और जुल्म ढाएगी तो आखिर कौन बचाएगा। उधर गोंडा से खबर है कि खून से लथपथ एक युवक का शव यहां पर मिला और 70,000 का गल्ला बेचकर के अपने घर लौट रहा था। युवक जानकारी के मुताबिक लूट के मकसद से यहां पर हत्या करने की आशंका जताई गई है। युवक ने कल हुए झगड़े की सूचना पुलिस को दी थी। झगड़े के बाद से युवक गायब था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। वहीं थानेपुर थाना इलाके के सोनी गुट्टी के पास की घटना है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। लूट के मकसद से हत्या की आशंका जताई गई है। इस युवक का शव खून से लथपथ पाया गया है। जानकारी के मुताबिक इसने एक दिन पहले झगड़े की सूचना दी थी पुलिस को, इसके बाद से ही लगातार लापता था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके बेटे पंकज सिंह के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। इसको ध्यान से देखिए। आरोपी विशाल चतुर्वेदी है। वाराणसी के मिसिर पोखरा थाना लक्सा का रहने वाला है, जिसको कविनगर पुलिस ने दबोचा गिरफ्तार किया है। आरोप है कि विशाल चतुर्वेदी नाम के इस शख्स ने गृह मंत्रालय में नौकरी लगवाने के नाम पर अपने रिश्ते की बहन और रिश्तेदारों से मोटी रकम ऐठी। साथ ही दोनों नेताओं की फर्जी ईमेल आईडी बना करके नौकरी कंफर्मेशन मेल भी भेजा। आरोप है कि विशाल उनके करीब 26 लाख रुपए के गहने भी चोरी करके ले गया। इसको आखिरकार अब गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ की जाएगी। विशाल चतुर्वेदी पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके बेटे के नाम पर किस तरह से ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था, इस बात का खुलासा हुआ है। तो वहीं प्रयागराज में दबंगों का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला जिम ट्रेनर को कुछ लड़के बुरी तरह से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। राशि मिश्रा जो कि जिम ट्रेनर है ग्लोबल जिम में, उसको सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि एक महिला उसके यहाँ पर जिम करने आती थी, जिसको राशि की कोई बात बुरी लग गई। उसके बाद उसने अपने बेटे को बुलाया जिसका नाम जीतू, और उसके कुछ अन्य साथी आए। पहले उसने अपनी बातों से बेइज्जत किया, फिर इस महिला को डंडों से पीटा गया। माफी मांगती रही, लेकिन इसके बाद में आखिरकार उस महिला के लड़के और उसके दोस्तों द्वारा उसको और उसकी बड़ी बहन को बेरहमी से पीटा गया। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लड़कियों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसे लेकर के भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
प्रयागराज में गुंडागर्दी का खुला खेल देखिए। एक महिला को भी गुंडे नहीं बख्शते हैं। बाकायदा जिम में आकर के जिम ट्रेनर के साथ लाठी डंडों से मारपीट की जाती है सरेआम, और उसके बाद चले भी जाते हैं। ना पुलिस का कोई खौफ है, ना ही प्रशासन का। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर से खबर है, होमगार्ड कर्मी से मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल हॉटस्पॉट इलाके में ड्यूटी कर रहा था होमगार्ड की वर्दी को फाड़ दिया। तस्वीर देखिए। ग्राम प्रधान के रिश्तेदार पर मारपीट के आरोप लगे हैं। हॉटस्पॉट क्षेत्र के बाहर निकलने से मना किया था। 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र का मामला है। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश के होमगार्ड में आक्रोश है। घटना को लेकर के उन्होंने मांग की कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उधर पीलीभीत में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। जानवरों को बांधने को लेकर के दरअसल शुरुआत हुई झगड़े की, और उसके बाद ये मारपीट तक मामला जा पहुंचा। दोनों पक्ष में जमकर लाठी डंडे चले। विधवा महिला को लोगों ने सरेआम पीटा। इसका वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया। पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। थाना जहानाबाद के उमरसड का मामला है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधवा महिला के साथ बेरहमी से मारपीट करते इन गुंडों को देखिए। हालांकि इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर है, जिससे हम आपको रूबरू करवा दें। आपको बता दें कि मथुरा में रेप के बाद हत्या करने का मामला सामने आया। 8 साल की किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। एक दिन से ये किशोरी बालिका गायब थी। किशोरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जमुना पार इलाके का मामला है। थाना जमुना पार इलाके का ये मामला जैसे ही सामने आया, आप देखिए काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंच गए। लोगों में इस बात को लेकर के आक्रोश है कि कैसे एक किशोरी के साथ दुराचार किया गया है। इसके बाद इसकी हत्या कर दी गई। पहले दुष्कर्म किया, उसके बाद हत्या कर शव को फेंक दिया गया। उधर गाजियाबाद के कविनगर इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कॉलोनी में खड़ी दूसरी कार में टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार कई फीट तक ऊंची उछल गई। दोनों कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। यही नहीं, पास में खड़ी एक तीसरी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। हैरत की बात यह है कि टक्कर मारने वाली कार को 3 नाबालिग चला रहे थे, जिनके नशे में होने की बात भी सामने आ रही है। इसी कार पर पीछे की तरफ भारत सरकार भी लिखा हुआ है। जानकारी से पता चला है कि फर्जी तौर पर रौब जमाने के लिए गाड़ी पर भारत सरकार का फर्जी स्टिकर लगा लिया। जिस वक्त घटना हुई उस समय पास में आईजीएल के 3 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनकी जान हादसे में बाल बाल बची है। पुलिस ने गाड़ी चला रहे 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी है। उधर गाजियाबाद में शराब तस्करी का भंडाफोड़ पुलिस की ओर से किया गया। मसूरी के इलाके में आबकारी विभाग को सफलता मिली है। आपको बता दें कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से अवैध शराब की बरामदगी हुई है। टेम्पो के फर्श में तहखाना बनाकर के ये शराब छुपाई हुई थी। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद की गई है। पूछताछ की जा रही है कि इसमें और कौन कौन से शराब माफिया संलिप्त है और ये कहां तक सप्लाई करते थे। उधर सोनभद्र का अधिकांश इलाका जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये जिला अकूत खनिज संपदा के लिए भी जाना जाता है। अकूत संपदा के लिए जाना जाने वाला जिला आकाशीय बिजली के कहर से कहरा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जिस जगह पर खनिज अधिक पाए जाते हैं वहां पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाएं ज्यादा होती है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल बिजली गिरने से लगभग 50 लोगों की मौत यहां पर होती है और 250 से लेकर 300 मौतें मवेशियों की भी होती है। मौत पर लगाम लगाने के लिए सोनभद्र के जिलाधिकारी ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक ऑपरेशन दामिनी की पहल की है। ऑपरेशन दामिनी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा बताए गए निर्देश हैं। साथ ही सॉफ्टवेयर में निर्देशों को आवाज दी गई है जिससे आदिवासी से सुनकर समझ सकें। इसके लिए सभी ग्राम प्रधानों को जिम्मेदारी दी गई है जिससे कि सॉफ्टवेयर एक जन जागरण का रूप ले सकें और आकाशीय बिजली से लोग अपनी रक्षा कर पाएं। एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से घिरा है। इसका ज़्यादातर भाग पहाड़ी और जंगली है। यही वजह है कि यहाँ पर आकाशीय बिजली ज़्यादा गिरती है और बिजली गिरने से जो मौत का आंकड़ा है वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। इस मौत को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एक नई तरकीब निकाली है, एक नया तरीका निकाला है कि कैसे जो है कि इस मौत को रोका जा सकता है। एक ऑपरेशन दामिनी करके
ये एक अभियान चलाया जा रहा है सोनभद्र के इन आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, उनकी मौत को रोकने के लिए। हमारे साथ एडीएम सोनभद्र हैं जो आपदा भी देखते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो तरीका है, किस तरह से वो ऑपरेशन चला रहे हैं कि जो मौतें हो रही हैं आदमियों की, व्यक्तियों की और पशुओं की, उनको कैसे रोक सकते हैं। सर, ऑपरेशन दामिनी आप चला रहे हैं आकाशीय बिजली गिरने से, क्या है ऑपरेशन दामिनी से, कैसे रोक सकते हैं मौत का? देखिए, ऑपरेशन दामिनी एक दामिनी ऐप डेवलप किया है हमारी केंद्र सरकार के द्वारा, ये ऐप आया था और इसके माध्यम से डूज और डोंट डूज, जो नॉट डूज, इनको लोगों तक पहुंचाने के लिए हम समाचार पत्र का भी सहारा लिया। लेकिन इसके बावजूद भी मौतों में कमी तो आई है। हम विगत वर्ष 42 मौतें हुई थी, इस वर्ष 21 मौतें हुई। जानवरों की मौतों में भी कमी आई। पिछले वर्ष 250-300 जानवर मरे थे, इस वर्ष करीब 150 से 200 जानवर, 150 के आसपास कमी है, तो आधे पे हैं हम। लेकिन इसे हम और नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अभी हमने एक लिंक डेवलप किया है, जिस लिंक में ये डोंट और नॉट डूज जो हैं, क्या हमें डूज एंड नॉट डूज, इनको हम उसमें समाहित करते हुए एक वॉइस भी देने का प्रयास करेंगे, ताकि बिना पढ़ा लिखा आदमी जो उस ऐप में जो लिंक है उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो वॉइस के रूप में भी आवे, ताकि बिना पढ़ा लिखा आदमी भी उस वॉइस से समझ सके कि क्या हमें करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दामिनी ऐप में जो खासियत है कि वो हरे रंग पे तो सुरक्षित की बात कहता है, लेकिन जैसे पीला रंग होता है वो असुरक्षित बताता है, और आधे घंटे 45 मिनट के अंदर बिजली गिरने की वो चेतावनी बताता है, ताकि लोग अपने सुरक्षित स्थानों पर जा सकें। इसी तरह से लाल रंग से और जल्दी उसमें खतरा होने की संभावना है, तो वो पीले रंग पे ही वो अपने सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ना शुरू कर देगा और इससे वो सही जगह पे पहुंच जाएगा। इसे पूरे जिले के सारे गांव प्रधानों के माध्यम से इसे हम अलर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस ऐप में वॉइस दे करके इसे आम जनता तक उसे मैसेज को, कि जो मैसेज वो ऐप देना चाहता है, जो कलर बताना चाहता है, क्योंकि लिंक तो अब हर जगह कॉमन हो गया है, बहुत आसानी से लोग नेट के माध्यम से ही पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसे युग में इसका उपयोग करके हम इस दामिनी ऐप का सहारा लेकर के ऑपरेशन दामिनी जो लिंक है, इसके माध्यम से पूरी तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।